नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखी थी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको इस PDF के अंदर मिलेंगे। और दोस्तों, इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करें, हमें भी पता चले कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए, हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन आपका वसा, दूसरा विटामिन, दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है तो सही कर लेना इसको, यहाँ पर सी ऑप्शन है। तो दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन और चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ जो होता है वो होता है वसा। क्या होता है? वसा। दोस्तों, हमारे को वसा के 1 ग्राम दहन से हमारे को मिलती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा। कितने कैलोरी? 9.3 कैलोरी। विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। तो प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन के 1 ग्राम से मिलती है 4.2 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 4.2 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें मिलती है 4 कैलोरी ऊर्जा। कितने कैलोरी? 4 कैलोरी ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? पहला ऑप्शन है आपका गेहूं, दूसरा बाजरा, तीसरा आलू और चौथा चावल। वैसे तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट इनमें सभी में होता है, लेकिन इनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है आपका चावल में। किस में होता है? चावल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तीसरा है कि निम्न में से कौन डाइसैकेराइड नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका लैक्टोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा मेनोज। तो दोस्तों, डाइसैकेराइड में आपके लैक्टोज आता है, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लेकिन मेनोज आपका डाइसैकेराइड में नहीं आता। तो इसका सही आंसर होगा मेनोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? मोनोसैकेराइड कौन सा नहीं है ये बताना अपने को। तो पहला ऑप्शन आपका ग्लूकोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा गलेक्टोज और चौथा फ्रक्टोज। तो दोस्तों, मोनोसैकेराइड कौन सा नहीं है? तो मोनोसैकेराइड को आपको याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी। मोनोसैकेराइड याद रखना है अपने को GGF से। किससे याद रखना है? GGF से। मतलब ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड है। बाकी बचता है आपका लैक्टोज। बाकी कौन बचता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज यहाँ मोनोसैकेराइड नहीं है, लैक्टोज होती है डाइसैकेराइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई खालिस्तान होती है। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन आपका शर्करा, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा एमिनो अम्ल और चौथा नेफ्रॉन। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई जो होती है वो होती है आपके शर्करा।
क्या होती है दोस्तों? शर्करा कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? मतलब कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा उपयुक्त सभी। वैसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट में H व O का अनुपात किसके अनुपात के समान होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ये जो H और O होता है इसका अनुपात किसके अनुपात के समान है? पहला ऑप्शन आपका CH4, दूसरा C2O, तीसरा CO2 और चौथा NO2। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H12O6 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका अनुपात देखो 2:1 आएगा। कितना आएगा? 2:1। भाई ये कट जाएगा अपने 6 के टेबल से। 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। अब अपने को इसी प्रकार यहाँ सूत्र में देखना है कि किसका अनुपात 2:1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर तो CH4 में तो आएगा 1:4, 1:4। C2O में आएगा 2:1। तो यहीं पर अपना आंसर मिल जाता है दोस्तों, C2O। CO2 में 1:2 आएगा, NO2 में 1:2 आएगा। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो होगा C2O। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कार्बोहाइड्रेट में CH व O का अनुपात क्रमशः होता है। पहला ऑप्शन 1:2:1, दूसरा 2:2:2, तीसरा 1:2:2 और चौथा 1:1:1। तो दोस्तों अभी बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर इसको 6 के टेबल से काट दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो यहाँ पर जो CHO का अनुपात आएगा वो आएगा 1:2:1। तो आपका सही आंसर होगा 1:2:1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है? मतलब पेड़ पौधों में जो संचित भोजन होता है वो किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन आपका सेलुलोज, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा काइटिन और चौथा स्टार्च या मंड। तो दोस्तों स्टार्च या मंड के रूप में पेड़ पौधों में संचित भोजन संचित होता है, और ग्लाइकोजन के रूप में होता है प्राणियों में। किस में होता है? प्राणियों में संचित भोजन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं, ध्यान रखना। और पेड़ पौधों में संचित भोजन को क्या कहते हैं? स्टार्च या मंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा 10वां आपके स्क्रीन पर। कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल बना होता है। तो पहला ऑप्शन आपका काइटिन, दूसरा स्टार्च, तीसरा इंसुलिन, चौथा ग्लाइकोजन। तो कीटों और आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनका जो बाह्य जो आवरण या कंकाल बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है दोस्तों आपके काइटिन का। किसका होता है? काइटिन। आर्थ्रोपोडा अपने जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ। बहुत बार आता है कि जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा संघ। दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 10,000 जीव को शामिल किया गया है। इसमें जैसे मक्खी, मच्छर, कीट, मधुमक्खी ऐसे जीव आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा संघ में।
तो इनके जो बाह्य कंकाल बना होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ जीव जंतुओं का मतलब प्राणियों का संचित भोजन क्या होता है? तो पहला स्टार्च या मंड, दूसरा काइटिन, तीसरा ग्लाइकोजन और चौथा लैक्टोज। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जीव जंतु या प्राणियों के अंदर संचित भोजन को अपन क्या कहते हैं? तो इनमें संचित भोजन को कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ग्लाइकोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, तीसरा माल्टोज और चौथा ग्लूकोज। तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका सुक्रोज। सुक्रोज को अपन टेबल शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं। इसके अलावा इसको इक्सु शर्करा कहते हैं। इसे रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। तो ये आपके टेबल शुगर है आपका सुक्रोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 13वां प्रश्न, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? तो हमारे को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कौन है, उसकी बात चल रही है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपका लैक्टोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा ग्लूकोज और चौथा लैक्टोज। तो दोस्तों आपके तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है ग्लूकोज। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा देना। अब कार्बोहाइड्रेट में भी किसका काम होता है? ग्लूकोज का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा ये रहा। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति ये आपके केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ये किसकी बनी होती है, ये प्रश्न अपने से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सेल्यूलोज, दूसरा स्टार्च या मंड, तीसरा ग्लाइकोजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है आपके सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और ये केवल पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है? हेक्सोज शर्करा कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गलेक्टोज और चौथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो दोस्तों आपके हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, वो है आपका डीऑक्सीराइबोज। क्योंकि डीऑक्सीराइबोज होती है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है? अतिरिक्त वसा जो होती है वो कौन से ऊतकों में जमा होती है? पहला ऑप्शन आपका कंकालीय ऊतकों में, दूसरा एपिडोज ऊतकों में और तीसरा संयोजी ऊतकों में और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों आपके हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा जमा होती है वो कहाँ जमा होती है? वो जमा होती है आपके एपिडोज ऊतकों में। कौन से ऊतकों में? एपिडोज ऊतकों में। ये ऊतक हमारी त्वचा की निचली सतह पर पाए जाते हैं और हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से बनी होती है। और इन्हीं एपिडोज ऊतकों को अपन दूसरा नाम देते हैं एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक? एपिथीलियम ऊतक भी इनको कहते हैं। तो हमारी त्वचा एपिथेलियम ऊतकों से बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? प्रोटीन की जो मूल इकाई होती है या प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो पहला ऑप्शन आपका शर्करा, दूसरा एमिनो अम्ल, तीसरा न्यूरॉन और चौथा नेफ्रॉन। तो प्रोटीन की मूल इकाई मानी जाती है दोस्तों एमिनो अम्ल।
प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्लों के बहुलीकरण होते हैं, इनका निर्माण एमिनो अम्लों से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन वाटसन और क्रिक ने, दूसरा बर्जीलियस एवं मुल्डर ने, तीसरा मार्सेलो मेलपिगी ने और चौथा रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर माना जाएगा वो होगा बर्जीलियस व मुल्डर। इन्होंने प्रोटीन का नामकरण किया था। वैसे वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। और बात करें रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? कोशिका की खोज करी थी। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रोटीन में CH व O के अतिरिक्त कौन सा तत्व मौजूद होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखिएगा सल्फर, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा आयोडीन और चौथा फास्फोरस। तो दोस्तों प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका अंडा, दूसरा सोयाबीन, तीसरा दाल और चौथा मछली। वैसे प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। सोयाबीन की दाल से हमें लगभग 42 से 43%, कितना? 42 से 43% प्रोटीन मिलता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान रखना कि सोयाबीन से हमें कितना प्रोटीन मिलता है, तो 42 से 43%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? कौन सा शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन आपका क्लोरेला, दूसरा स्टॉक, तीसरा एनाबिना और चौथा ऑसिलेटोरिया। तो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में होता है? तो आपका सही आंसर होगा क्लोरेला। किस में होता है? क्लोरेला के अंदर प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका सरगासम, दूसरा क्लोरेला, तीसरा स्पाइरुलिना और चौथा कारा। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जो भोजन प्राप्त करते हैं वो किस शैवाल से करते हैं? तो वो आपका क्लोरेला। कौन सा है? क्लोरेला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रोटीन संगठन में कुल कितने एमिनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका 10, दूसरा 12, तीसरा 20 और चौथा 31। तो प्रोटीन संगठन में एमिनो अम्लों की संख्या होती है आपके 20। हमारे शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या भी 20 होती है और प्रोटीन के संगठन में 20 एमिनो अम्ल मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन आपका 10, दूसरा 300, तीसरा 20 और चौथा 280। तो दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है अपने 10। कितनी होती है? 10। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। तो दोस्तों प्रोटीन में मुख्य रूप से आपका पाया जाता है शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है आपका
कार्बोहाइड्रेट। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, मतलब फ्रक्टोज आपके शहद में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और शहद में फ्रक्टोज की मात्रा होती है लगभग 40 से 45%। और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी आपकी फ्रक्टोज होती है। क्या होती है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में आपके शहद के अंदर फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका स्टार्च या मंड, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेल्यूलोज और चौथा काइटिन। तो दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड आपका सेल्यूलोज है। कौन सा है? सेल्यूलोज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन आपका रतौंधी, दूसरा जीरोप्थेल्मिया, तीसरा किरीटोमलेशिया और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको मैंने विटामिन वाला जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें पूरा डिटेल से बताया था कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, या विटामिनों की शानदार ट्रिक उसमें बताई थी। तो आप उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उनमें जाकर आप उनको देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग देखो, रतौंधी भी है, जीरोप्थेल्मिया भी है, किरीटोमलेशिया भी है। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? मतलब कौन सा विटामिन अपने शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है? पहला ऑप्शन आपका विटामिन ए, दूसरा विटामिन ई, तीसरा विटामिन विटामिन डी और चौथा विटामिन के। तो आपका हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन है डी। कौन सा है? विटामिन डी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक रूप से किसको बताया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका ग्लूकोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा फ्रक्टोज और चौथा सुक्रोज। तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है और शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो प्रोटीन के संश्लेषण के स्थल को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण का जो स्थल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन केंद्रक, दूसरा राइबोसोम, तीसरा रिक्तिका और चौथा लाइसोसोम। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहलाता है राइबोसोम। क्या कहलाता है? राइबोसोम। वैसे राइबोसोम जो होता है इसकी बात करें इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन कहते हैं। इसके अलावा इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन रिकेट्स, दूसरा स्कर्वी, तीसरा ओस्टियोमलेशियाई और चौथा क्वाशियोरकर। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका क्वाशियोरकर। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है, वो है मेरेस्मस रोग। कौन सा रोग? मेरेस्मस रोग, जिसको अपन सूखा रोग कहते हैं। और ये दोनों रोग आपके बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं, ध्यान रखना। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्वाशियोरकर माना जाएगा, मेरेस्मस अपने ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका H2O, दूसरा कार्बोहाइड्रेट,
तीसरा प्रोटीन, चौथा लिपिड। तो दोस्तों जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो आपका प्रोटीन है। और जीव द्रव्य की खोज करने वाला था पुरकिंजे। कौन था दोस्तों? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। लिपिड या वसा बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका एमिनो अम्लों से, दूसरा वसीय अम्लों से, तीसरा ग्लिसरॉल से और चौथा बी और सी दोनों से। तो दोस्तों लिपिड या वसा जो होते हैं वो आपके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनते हैं। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी। एमिनो अम्लों से क्या बने होते हैं? एमिनो अम्लों से बनते हैं प्रोटीन। क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन आपका 10, दूसरा 4.2, तीसरा 9 और चौथा कोई नहीं। तो आपके 1 ग्राम वसा से मिलती है 9 कैलोरी ऊर्जा। कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। और प्रोटीन से मिलती है 4.2। प्रोटीन से 4.2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन आपका घी, दूसरा चर्बी, तीसरा मोम और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों घी, चर्बी और मोम ये तीनों आपके संतृप्त वसा के उदाहरण होते हैं। संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। तो आप इनको देखने के लिए, डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनका पूरा डिटेल मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। पहला ऑप्शन विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, दूसरा फोलिक अम्ल, तीसरा B7 जिसको बायोटीन कहते हैं और चौथा B5 पेंटाथोनिक अम्ल। तो दोस्तों कोबाल्ट युक्त विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन B12। कौन सा होता है? विटामिन B12। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। एंजाइम बने होते हैं। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों एंजाइम जो बने होते हैं वो बने होते हैं केवल प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं। और हार्मोन की बात करें तो हार्मोन बना होता है प्रोटीन और वसा से। किससे बना होता है? प्रोटीन और वसा से। तो एंजाइम बने होते हैं केवल प्रोटीन के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, यह रहा आपके स्क्रीन पर। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? पहला ऑप्शन एक्टिन व मायोसिन, दूसरा केराटिन, तीसरा हिस्टोन, चौथा केरोटीन। तो दोस्तों बाल, नाखून और जानवरों के सींग, खुर आदि ये जो बने होते हैं वो बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के। एक्टिन मायोसिन से बनती है मांसपेशियां। क्या बनती है? मांसपेशियां। मांसपेशियां बनती है एक्टिन और मायोसिन से। और केरोटीन एक प्रकार का वर्णक है। केरोटीन क्या? एक प्रकार का वर्णक। और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है आपके यूकेरियोटिक कोशिका में। किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन H के नाम से जाना जाता है तो उस विटामिन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका बायोटीन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा थाइमीन और चौथा रेटिनॉल। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसका बायोटीन, जिसको विटामिन H या B7 कहा जाता है। ये सल्फर युक्त विटामिन होता है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर। किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान और शिथिलन होता है? तो पहला ऑप्शन B5 जिसको पेंटाथेनिक कहते हैं, दूसरा B6 होता है जिसको पायरिडोक्सिन कहते हैं और तीसरा B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन और चौथा B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो दोस्तों
आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो होगा B5। विटामिन B5 की कमी से हमारी पेशियों में थकान और शिथिलन हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपके इसी से संबंधित होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।